अब तक हम देखते हैं कि यॉर्क युंग से बोलता है उसने ये सब थ्रोन के लिए किया है। जब युंग को समझ में नहीं आता तब वो बोलता है प्रजा की आवाज हेवेंस की आवाज होती है, कोई लोगों का त्याग करके अपना तक कैसे बचा कर रख सकता है। वो बोलता है अगर युंग ऐसे ही लोगों को बिना उनकी गुनाह समझे सजा देता रहेगा तो लोग उसे मुंह फेर लेंगे। युंग को गुस्सा आ जाता है कि अब उसका छोटा भाई उसे राज करना सिखा रहा है, पर यॉर्क उसे एक फेमस राइटर की लाइन बताता है कि मिनिस्टर की ड्यूटी अपने राजा की गलतियों को सुधारना है। इस पे युंग बोलता है अच्छा, मतलब तुम अब छुप के उस बूढ़े आदमी की किताबें भी पढ़ने लगे हो। तुम्हें क्या लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? कहीं तुम उसके सारे राजा तो नहीं बनना चाहते? यॉर्क प्रोटेस्ट करने लगता है लेकिन रुक कर बोलता है मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उसी पर विश्वास करोगे जिस पर आप करना चाहते हो। युंग बोलता है शायद से तुम्हें सच में मरने की इच्छा है। यॉर्क अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर बोलता है आप जोसियों के राजा हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। युंग उसे कैद खाने में बंद कर देने का आदेश देता है और इससे सेक्रेटरी इम को बहुत खुशी मिलती है। दूसरी तरफ चेग्युन को अपने पिता से सारे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। उसे लगता है कि राजा के भाई होने के नाते वो सही सलामत होगा, पर उसके पिता बताते हैं कि राजा के भाई होने के नाते उसने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने राजा की अथॉरिटी को चैलेंज किया है जो एक गुनाह है और उसे इसकी सजा भी मिलेगी। चेग्युन को इस पे विश्वास नहीं होता लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं अगर इससे बाकी रॉयल फैमिली ने यॉर्क का सपोर्ट कर दिया तो ये बगावत बन जाएगा, इसलिए राजा को उसे सजा देनी ही पड़ेगी। ऐसा ही होता है राजगद्दी का भार। यॉर्क जेल में बंद होता है कि राजमाता उसके पास आकर पूछती है आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो उसने ऐसा कदम उठाया। यॉर्क बोलता है उसे भी ये समझ में नहीं आ रहा, बस सब कुछ खुद ब खुद होता गया और जब उसे होश आया तब वो जेल में कैद था। वो बोलता है लेकिन अगर मैं इसे इग्नोर करके भाग जाता तो कभी अपने दोस्तों के सामने मुंह नहीं दिखा पाता। कम से कम अब मैंने जो किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकता हूँ। राजमाता बोलती है कौन से दोस्त? उस अपराधी का बेटा और मिनिस्टर शिन की बेटी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने होने वाली पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठोगे। दूसरी तरफ सेक्रेटरी एम नोक्सो से बोलता है कि हमें मौका रहते प्रिंस को बर्बाद कर देना चाहिए क्योंकि आगे हमें शायद ही ऐसा मौका मिलेगा। नोक्सो कहती है चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक तरीका है जिससे यॉर्क मारा जाएगा। जब सेक्रेटरी एम बोलते हैं कैसे, तो बोलती है मैं राजा पे जाके प्रिंस को माफ कर देने की विनती करूंगी। नौकरों के सहारे पूरे महल में बात फैला दी जाएगी और सब लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे और सारे मंत्री राजा से उसी को माफ करने के लिए बोलेंगे, जिससे राजा का गुस्सा बढ़ जाएगा और वो यॉर्क को मारने के लिए और ज्यादा इच्छुक होगा। ऐसा ही होता है। सेक्रेटरी एम इस प्लान में एक और इंसान का नाम ऐड करने को बोलते हैं, मिनिस्टर शिन की बेटी चेग्युन, ताकि साथ में मिनिस्टर शिन के पंख भी टूट जाएं। चेग्युन घबराई हुई होती है और उसे रियलाइज होता है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो बैठी है, लेकिन उसकी सजा यॉर्क अकेले भुगत रहा है। तो वो मन ही मन अपने पिता से माफी मांगती है और बोलती है मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं समझ पा रहा। वो महल की तरफ भागने लगती है और गेट में आकर सैनिकों से बोलती है कि वो रानी की भतीजी है और मिनिस्टर शिन की बेटी है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया जाए। सैनिक उसे अंदर जाने देते हैं। यहाँ घर में मिनिस्टर शिन को पता चल जाता है तो वो भी जल्दी महल की तरफ रवाना हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं तब तक चेग्युन कुछ उल्टा कदम न उठा दे। जैसे ही युंग अपनी सभा की तरफ जाता है वो देखता है सारे मिनिस्टर्स घुटने टेक कर अब भी यॉर्क की माफी की विनती कर रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्हें तीसरा दिन हो चुका था। युंग का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से वापस निकल जाता है। चेग्युन महल के अंदर सैनिकों से बचते बचते यहाँ से वहाँ भाग रही होती है, लेकिन आखिर में युंग से जाकर टकराई है और जमीन पर गिर जाती है। सारे गार्ड अपनी तलवार बाहर निकाल देते हैं। चेग्युन होश संभाल ही रही होती है कि युंग उसे पहचान जाता है, भले ही आज वो लड़कों के कपड़ों में नहीं थी। चेग्युन डर रही थी तो युंग तलवारों को पीछे करता है और बोलता है मुझे लगता है मैं इसे जानता हूँ। युंग अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है लेकिन चेग्युन तब तक एक नौकर को उसे महाराज पुकारते हुए सुन लेती है और अपने आप खड़ी हो जाती है। वो देखती है तो राजा असल में उसके वॉरियर ही थे। युंग बोलता है हम दोबारा मिल गए। चेग्युन खुश हो जाती है और सारे नौकरों की तरफ देखती है कंफर्म करने के लिए कि वही राजा है, यानी कि किंग ऑफ नेशन। युंग स्माइल करके बोलता है हाँ। वो उसे पूछ ही रहा होता है कि वो यहाँ क्यों आई है कि तब तक चेग्युन उसके आगे सर झुकाकर बोल देती है प्लीज प्रिंस को माफ कर दीजिए। युंग का अच्छा भला मूड दोबारा से खराब हो जाता है। मिनिस्टर शिन वहाँ आ तो जाते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेग्युन को राजा के साथ प्राइवेट ऑडियंस का मौका मिलता है। युंग उससे बोलता है मतलब तुम यॉर्क की दोस्त हो।
चेग्यून उसे माफ कर देने को बोलती है, लेकिन युंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सब इसलिए है क्योंकि मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा, या इसलिए कि इतना सीरियस मैटर केवल एक माफी से सुलझ सकता है। चेग्यून कहती है ऐसा नहीं है। युंग बोलता है ऐसा है तो तुम्हें कुछ और भी कहना है। वो कहती है आप भी अपने भाई के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं। वो याद दिलाती है जिस रात आप ठंडे पानी में अपना गुस्सा शांत कर रहे थे। वो बताता है कि आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हो। युंग बोलता है वो ही था जिसने मेरा भरोसा और विश्वास तोड़ा है। दूसरी तरफ मिनिस्टर शिन यॉर्क से मिलने जेल में आ जाते हैं और बोलते हैं क्या ये सच है कि इस इंसिडेंट में मेरी बेटी ने आपका साथ दिया है। वो उसे एक अपील दिखाता है जिसमें ये लिखा था कि पनिशमेंट यॉर्क की जगह चेग्यून को मिलनी चाहिए। उसे याद आता है कि राजमाता ने उसे कहा था कि सारा ब्लेम चेग्यून पर डाल दो क्योंकि उसको बचाने के लिए मिनिस्टर शिन और रानी हैं। यॉर्क मिनिस्टर शिन को मना करके बोलता है किसने कहा ये सब मैंने एक लड़की के साथ मिलकर किया है। वो सैनिकों को बुलाता है और बोलता है मुझे राजा से मिलना है। चेग्यून युंग को वो लेटर दिखाती है जिसमें उसकी एक विश पूरी होने की बात लिखी हुई थी। वो बोलती है मेरी विश ये है कि प्रिंस के साथ मुझे भी पनिशमेंट दिया है। युंग बोलता है इससे बढ़िया तुम उसे यॉर्क को माफ कर देने के लिए क्यों नहीं बोलती। चेग्यून कहती है कैसे बोल सकती हूँ जब मैं देख सकती हूँ आप कितने दर्द में हो। मुझे पता है कि आपके लिए भी उसे माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर मुझे भी सजा मिलेगी तो प्रिंस थोड़ा कम डरेंगे और आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। युंग बोलता है कितनी बेचारी हो तुम। वो उसे वो अपील दिखाता है जिसमें यॉर्क की जगह उसे सजा देने की बात लिखी हुई थी। वो उसे पढ़ती है और युंग उसे बोलता है अगर सच में तुम इसके पीछे होगी तो ना ही केवल तुम और तुम्हारे पिता की जान जाएगी बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। उसी समय यॉर्क अंदर आता है। राजमाता भी अंदर जाना चाहती थी पर मिनिस्टर शिन उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कुछ मत कीजिए, ऐसे ही प्रिंस की जान बच सकेगी। अंदर यॉर्क राजा से बोलता है मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। युंग बोलता है मैंने सुना है कि ये बच्ची तुम्हारी दोस्त है। यॉर्क बोलता है मेरी दोस्त, आपको पता भी है इसकी वजह से मुझे कितना झेलना पड़ा। मैंने इससे कहा कि अपने काम से मतलब रखे पर ये मुझ पर चिपकी रही और मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी। इसकी वजह से ही बात का पतंगड़ बन गया है। चेग्यून को समझ में नहीं आता कि यॉर्क ऐसा क्यों बोल रहा है कि यॉर्क उसका कॉलर पकड़ देता है और बोलता है मैंने कहा था ना कि इस चक्कर में मत पड़ो और कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। तुम्हें क्या लगता है ऐसे करके मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा? तुम बस अपने भार मेरे ऊपर डालना चाहती हो। चेग्यून रोने लगती है और बोलती है और आपका क्या जो अपने गुनाह के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। यॉर्क वो अपील उठाता है और उसे देखकर बोलता है तो तुम्हें क्या लगा मैं अकेले ही मरूंगा। युंग चुपचाप यॉर्क और चेग्यून का कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। जब चेग्यून बाहर अपने पिता के पास चली जाती है तब यॉर्क राजा से बोलता है मैं एक मामूली जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, अगर आप बोलो तो मैं दूर किसी पहाड़ी में किसान बन जाऊंगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए। युंग बोलता है तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे। यॉर्क बोलता है सब कुछ मैंने ही किया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगा। वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे भरोसा करूंगा। यॉर्क बोलता है बस अब तक के लिए कर दीजिए। कुछ समय बाद यॉर्क और चेग्यून को पूरी सभा के सामने पेश किया जाता है। जब पहले चेग्यून से पूछा जाता है कि वो इस इंसिडेंट में शामिल थी कि नहीं, तब वो अपने पिता की तरफ देखती है और उसे युंग की कही हुई बात याद आती है कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व होगी तो उसके पूरे परिवार को सजा दी जाएगी। वो बहुत डरते हुए बोल देती है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता और उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसी समय यॉर्क भी बोल देता है कि उसने ये सब कुछ अकेले ही किया है और उसे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। चेग्यून ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। उसके पिता को उसे बाहर ले जाने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन वो अपने पिता का हाथ छुड़वाकर बोलने लगती है ये सच नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। चेग्यून के पिता उसे बड़ी मुश्किल से बाहर लेकर आ जाते हैं और वो उनसे बोलती है आपको पता था ना ऐसा ही होगा, आपको, राजा को, प्रिंस को, सबको पता था ना, सब के सब बुरे हो। उसी पर राजमाता वहाँ आ जाती है और बोलती है मेरे बेटे को फंसाकर खुद बच गई, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। यॉर्क को वापस जेल में डाल दिया जाता है और वो चेग्यून की दी हुई रिंग को देखता है। रात को युंग राजमाता के न्योते पर डिनर करने के लिए आता है। वो बोलती है कि मेरा इंटेंशन गलत मत समझना क्योंकि ये मीटिंग हमने 1 महीने पहले से ही तय रखी हुई थी। युंग चुपचाप से खाने के लिए बैठ जाता है। राजमाता पूरे डिनर के दौरान बार बार यॉर्क के बारे में बोलना चाहती थी लेकिन रुक जाती है ये सोचकर कि मिनिस्टर शिन ने उन्हें कुछ न करने के लिए बोला था। पर जब युंग वहां से निकलने लगता है तो उनसे और नहीं रुका जाता और वो युंग को पकड़कर बोल देती हैं क्या तुम उसकी जान बख्श सकते हो। युंग बोलता है तो आपको लगता है कि मैं यॉर्क को मार डालूंगा, और मैं आपको अपनी माँ समझता था क्योंकि आपने ही मुझे बचपन से पाला पोसा था, लेकिन मैं गलत था, आप केवल यॉर्क की ही माँ हो।
वो कहने लगती है कि उनका मतलब ये नहीं था, पर तब तक युंग बोल देता है, ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन आज से हमारा माँ बेटे का रिश्ता खत्म होता है। आज से मैं परिवार के बंधनों में नहीं बंधूंगा और केवल जोसियों का राजा बन के रहूंगा। आगे सेक्रेटरी इम और नोक्सो युंग को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें यॉर्क को मार देना चाहिए, वरना लोगों को लगेगा कि उसे झूठे इंजाम में फंसाया गया था और वो एक हीरो बन जाएगा। वैसे भी उसे कोर्ट वालों का बहुत सपोर्ट मिला था। लेकिन युंग बोलता है, तो क्या मैं उनसे डरूं? मैंने यॉर्क से वादा किया है कि मैं उसे इस पल तक विश्वास करूंगा तो करूंगा। आगे यॉर्क का प्रिंस का टाइटल ले लिया जाता है और सजा के तौर पर उसे हैंगिंग छोड़कर जाने का ऑर्डर मिलता है। यॉर्क को याद आता है कि कैसे वो बचपन में अपने भाई के साथ खेला करता था। हैंगिंग छोड़ने से पहले यॉर्क अपने रूम में पैकिंग करने के लिए आता है। राजमाता वहां आती है और उसे बोलती है, याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सरवाइव करना है। यॉर्क महल से बाहर आ जाता है और जनता अपने राजकुमार को जाते हुए देखती है। वहां उसके दोनों दोस्त भी उससे मिलने आते हैं। यॉर्क उनसे बोलता है कि मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। दूसरी तरफ चेग्यून घर से निकलने लगती है, लेकिन तब तक उसके पिता उसे रोक देते हैं और बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बची है, फिर भी तुम प्रिंस को देखने जाना चाहती हो। फिर भी चेग्यून नहीं रुकती और यॉर्क के पास पहुंच जाती है। वो रोते हुए उससे बोलती है, मैं ऐसा क्या करूं जो आपको बचा सकूं? आपने कहा था ना कि आप स्मार्ट हो, आपने राजा से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो खुद को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। यॉर्क बोलता है कि वो मरेगा नहीं, बस कुछ समय के लिए उससे दूर जा रहा है। चेग्यून उसकी घोड़ी की लगाम पकड़ देती है और बोलती है, क्या आप यहीं नहीं रुक सकते? यॉर्क उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मेरे रूम में तुम्हारे लिए क्ले का ड्रैगन रखा हुआ है। चेग्यून उसकी रिंग पकड़कर बोलती है, ये प्रूफ है कि तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम वापस लौटोगे, क्योंकि उसका प्रॉमिस ये होगा कि तब तक वो उसके लिए इंतजार करेगी। वो दोनों रोने लगते हैं। रात को चेग्यून यॉर्क के एम्प्टी रूम में जाती है और वो ड्रैगन स्टैचू ले लेती है। उसके बाद उसे किसी के आने की आहट आती है तो वो छिप जाती है और खुद में सोचती है कि वो छिपी क्यों है। कमरे में युंग आता है और यॉर्क का इंस्ट्रूमेंट दिखता है जिसे वो उसके लिए बजाया करता था। उसी समय चेग्यून बाहर आती है और उसके सामने झुकती है। वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन वो उससे बोलती है, मैं आपके लिए यहीं रहूंगी। जब तक प्रिंस लौटते नहीं हैं तब तक मैं आपकी छोटी बहन, आपकी दोस्त और आपका परिवार बनूंगी। तो साथ में मिलकर वेट करते हैं। युंग पर इन बातों का गहरा असर पड़ता है। यॉर्क देर रात को भी अपने सफर में बना हुआ होता है कि उन पर अचानक से तीरों का हमला हो जाता है। यॉर्क वहां से भागने लगता है, लेकिन एक तीर आकर उस पर लग जाता है, जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे एक आदमी वहां पर पहुंचता है तो यॉर्क वहां पर नहीं होता। सब लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। वो जंगल में ही छिपा होता है और अपने शरीर से तीर बाहर निकालता है कि वो नोटिस करता है कि वही आदमी है जिसने सीनों के घर के बाहर उनका पीछा किया था। कुछ समय बाद वो यॉर्क को ढूंढते हैं और उनके बीच में हाथापाई होती है, जिसके चलते उस आदमी के पास से रॉयल सील निकल जाता है। वो आदमी बोलता है कि मुझे राजा का आदेश मिला है। यॉर्क एक पत्थर उठाकर उसके सर में मारने लगता है और उसे उसकी माँ की बात याद आती है कि तुम्हें सरवाइव करना है चाहे कुछ भी हो जाए। राजा तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बनाना चाहते थे और इसके लिए एक सीक्रेट विल भी है जो युंग कभी हमें नहीं मिलने देगा। यॉर्क बुरी हालत में नदी के किनारे पहुंचता जाता है, लेकिन वहीं गिर पड़ता है। वो सोचता है, भैया मुझे आकर बताओ कि ये सच नहीं है। उसी पल वो आदमी वहां आ जाता है और ये देखकर भी कि यॉर्क बुरी तरीके से घायल है, वो उस पर तलवार घुसा देता है। यॉर्क का खून बहकर पानी में मिल जाता है। अगली सुबह ये खबर पूरे हैंगयांग में आग की तरह फैल जाती है और चेग्यून महल की तरफ भागती है। वो देखती है कि गेट में खून से सनी हुई लाश पड़ी हुई थी। वो खुद को संभाल नहीं पाती। जब युंग को खबर मिलती है तो वो सीधा बाहर को भागने लगता है। राजमाता लाश देखने आती है और उसका कवर उठाती है, लेकिन उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। युंग सीधा सीनों के घर जाता है और पागलों की तरह पूरे घर में सीक्रेट विल को ढूंढने लगता है। उसके दिमाग में यॉर्क की आवाज गूंज रही होती है। वो पूरे घर में आग लगा देता है और उसे वहां अपने पिता दिखते हैं, तो वो उनसे बोलता है कि आज आपकी ही वजह से यॉर्क मर गया। युंग बेकाबू होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आगे चेग्यून हर उस जगह पर जाती है जहां उसकी यॉर्क के साथ यादें जुड़ी हुई थी। वो वहां जाकर बोलती है, मुझे माफ करना जो आपको सजा अकेले भुगतनी पड़ी। मुझे माफ करना जो मैंने आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया। मुझे माफ करना जो मेरी वजह से आप मारे गए। मुझे माफ करना जो मैं आपसे मिली। फिर वो उस नदी के पास जाती है जहाँ पर यॉर्क उसे उठाकर ले गया था और वो यॉर्क के लिए पानी में फूल डालने लगती है। वो देखती है तो चेरी ब्लॉसम भी पेड़ों से नीचे गिर रहे थे।
अब 5 साल बाद सन 1504 में दोबारा चेरी ब्लॉसम शावर हो रहे थे और आज जियो चैंग में शादी हो रही थी। दुल्हन रिचुअल के लिए आती है और कैंडल जलाने का काम चेगिन को मिलता है, लेकिन उससे वो जलती ही नहीं है। तब दुल्हन उसका मजाक बनाती है और कहती है, क्या तुम नहीं चाहती हो कि मेरी शादी हो, क्योंकि तुम फिर इस पूरे गांव में अकेली ही लड़की बच जाओगी जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है। चेगिन को इससे गुस्सा आ जाता है। आगे जब वो अपनी नानी के पास आती है तो उनके पास हैंगिंग से आया हुआ एक लेटर होता है। चेगिन की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है ये सुनकर कि वो उसकी बुआ की तरफ से शादी का प्रपोजल है। वो अपने कमरे में वापस चली जाती है और उस लेटर को बाकी प्रपोजल के साथ रख देती है। तभी उसकी नजर ड्रैगन के स्टैचू पर पड़ती है। नानी बोलती है कि अब उस प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि कोई मरा हुआ वापस कैसे आ सकता है। चेगिन बोलती है कि वो किसी का वेट नहीं कर रही, उसे एक गोस्ट की वाइफ थोड़ी ना बनना है। नानी बोलती है, तो सारे एलिजिबल बैचलर्स को मना क्यों कर रही हो। चेगिन और ड्रैगन उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। नानी बोलती है कि उसे उम्मीद है कि इस बार वो कामयाब हो जाएगी। चेगिन तालाब के किनारे आती है और उस ड्रैगन को फेंकने लगती है, लेकिन तब तक उसे यॉर्क की बात याद आ जाती है कि मैं वापस लौटूंगा। चेगिन अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती है और बोलती है, लगता है ये तालाब ड्रैगन के काबिल नहीं है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से समुद्र में तूफान आया हुआ था और सेलर्स को शिप संभालने में परेशान ही हो रही थी। तब वहां के कैप्टन सारा भारी सामान पानी में फेंकने को बोलता है, लेकिन जब इससे काम नहीं बनता तो वो लोगों को भी फेंकने को बोल देता है। वहीं अंदर 2 आदमी चुपचाप मुंह छिपाए बैठे हुए थे। बाकी सेलर्स उन्हें कैप्टन के पास लेकर आते हैं और वो उन्हें भी पानी में फेंक देने को बोलता है। तब ब्लैक हुड वाला आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि सबसे भारी चीज तो यहाँ पर तुम ही हो। वो दोनों बाकी सेलर्स के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं और सबको मार गिराते हैं। आगे ब्लैक हुड वाला आदमी कैप्टन को भागने से रोकता है और उसका गले को पकड़ देता है। कैप्टन पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तो वो हंसकर अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है, तुम्हें याद हूँ मैं? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर नहीं होगा तो। पिछला सीन दिखाया जाता है जब उस कैप्टन ने 5 साल पहले एक बच्चे को मार डाला था। अब वही बच्चा बड़ा होकर अपना बदला लेने को पहुंच चुका था। हाँ, ये यॉर्क ही था। कैप्टन एक खंजर निकालता है और उसको रोकने के चक्कर पे यॉर्क और वो पानी में गिर जाते हैं। उसी समय यॉर्क का साथी पुकारते हुए उसको बोलता है, प्रिंस आप ठीक तो है ना? पानी के नीचे दोनों की फाइट हो रही होती है और एक पॉइंट पर आकर यॉर्क उसे पानी में नीचे धकेल देता है और ऊपर आ जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द एक नई रोमांस स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तब तक के लिए अलविदा।